तो आज की जो कहानी है वह एक 13 साल के लड़के की है जो कि अपने स्कूल में पढ़ने वाली एक क्लासमेट का मर्डर कर देता है। लेकिन असली में उस रात हुआ क्या था? क्या सच में इस लड़के ने एक लड़की का मर्डर किया है? यही देखेंगे आज की कहानी में, जो कि है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर सीरीज। इस सीरीज में टोटल सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं जो कि लगभग 1 से 1 घंटे के हैं और सारे एपिसोड्स वन टेक शॉट है। मतलब कि कहीं भी एडिटिंग नहीं है। कहानी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, तो अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत होती है डिटेक्टिव इंस्पेक्टर लूक को दिखाते हुए, जो कि अपने पेट्रोलिंग ड्यूटी पर होते हैं। तभी उसे उसके बेटे का कॉल आता है जिसका नाम है एडमम, और वह बहाना मारता है कि उसके पेट में दर्द है और वह स्कूल नहीं जाना चाहता। लक अपने पार्टनर डिटेक्टिव सार्जेंट मी से अपने बेटे के बारे में बात करता है। वह अपने बेटे से परेशान हो गया है। तभी उन्हें रेडियो से खबर मिलती है, जिसके बाद वह लोग तुरंत अपनी टीम को लेकर एक घर के अंदर घुस जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस मिलर मतलब एडी और अमेंड चिल्लाने लगते हैं कि वह लोग गलत घर में घुस आए हैं, मगर पुलिस अंदर जाती है और कमरे में उन्हें एक 13 साल का लड़का मिलता है, जेमी, जिसे कि वह लोग अरेस्ट करने के लिए आए थे। डिटेक्टिव जेमी को सब कुछ बता देते हैं कि उस पर मर्डर का आरोप है, इसीलिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है। जाने से पहले डिटेक्टिव उसे कहते हैं अपना पेंट चेंज करने के लिए, जो कि गीला हो चुका था। दूसरी तरफ ऑफिसर्स पेरेंट्स के कमरे की तलाशी ले रहे होते हैं और जेमी के पापा एडी पुलिस पर काफी गुस्सा थे, क्योंकि पुलिस पूरे घर को तहस नहस कर रहे थे। बाहर आकर वह लोग पुलिस से पूछते हैं तो एक ऑफिसर बताती है कि उनके बेटे को मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह लोग मिलर्स को बताते हैं कि आप लोग पीछे से आ सकते हैं और जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपको कर दी जाएगी। पेरेंट्स बिल्कुल बेबस थे और एडी अपने बेटे को कह देते हैं कि तुम्हें अब भी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम पीछे आ रहे हैं। जेमी बस रोए जा रहा था, इसीलिए डिटेक्टिव उसे शांत करने की कोशिश करता है और जब वह कुछ बोलने की कोशिश करता है तो डिटेक्टिव उसे बोलते हैं कि पहले स्टेशन चलते हैं, उसके बाद तुम कुछ बोलना, तब तक अपना मुंह बंद ही रखो। कुछ समय के बाद वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां डिटेक्टिव सार्जेंट को बताता है कि इस लड़के पर मर्डर का आरोप है। डिटेक्टिव जेमी से उसका पूरा नाम पूछते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें तुम्हारे अधिकार के बारे में बताया गया है या नहीं। डिटेक्टिव पूछते हैं कि तुम्हें लॉयर की जरूरत है या नहीं, तुम्हें लॉयर यहाँ से चाहिए या तुम खुद लाओगे। तो जेमी कहता है कि यह मेरे पापा डिसाइड करेंगे, वह चाहता है कि उसके डैड उसके साथ रहें। सार्जेंट उन्हें बता देते हैं कि उसे यहाँ पर 24 घंटे के लिए रखा जाएगा। पूछताछ के बाद ही उसे डिसाइड किया जाएगा कि जेमी के साथ करना क्या है। कुछ समय के बाद जेमी के मम्मी पापा भी आ जाते हैं और उसके बाद एडी और अमंडा से आकर बात करते हैं और पूछते हैं क्या जेमी को एक लॉयर की जरूरत होगी, क्या आपके पास कोई लॉयर है? तो वो लोग कहते हैं नहीं। डिटेक्टिव बोलते हैं तो हमारे यहाँ एक लॉयर है, लेकिन आप चिंता मत करिए, वह सिर्फ आपके बेटे के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। अब दोनों पेरेंट्स मजबूरी में मान जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। डिटेक्टिव मिस्टर मिलर को ये भी बता देते हैं कि जेमी ये चाहता है कि सपोर्टिंग एडल्ट आप बने, मतलब जब भी इंटरव्यू लिया जाएगा या फिर जेमी का कोई भी टेस्ट होगा तो आप अपने बेटे के साथ ही रहें। डिटेक्टिव पूछते हैं कि आपके बेटे ने आपको कुछ भी बताया हो तो हमें बता दीजिए, मगर दोनों पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बेटे ने कुछ भी नहीं किया और हमें कुछ भी नहीं बताया। डिटेक्टिव बाहर चले जाते हैं, यह कहकर कि यहाँ की कॉफी अच्छी है, फिलहाल आप लोग इसे एंजॉय करें, आपसे मिलने के लिए जल्दी कोई आएगा। वह दोनों अपनी बेटी लीजा को बोलते हैं घर जाने के लिए, क्योंकि उनका घर का दरवाजा टूट चुका है, मगर लीसा कहती है कि वह नहीं जाएगी। वह अपने भाई को लेकर काफी डरी हुई थी, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि पुलिस से गलती हुई है, जेमी ने कुछ भी नहीं किया। आखिर में डिटेक्टिव सार्जेंट मीशा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वह डिटेक्टिव इंस्पेक्टर से जाकर मिलती है और डिटेक्टिव उसे एक कहानी बताने लगते हैं कि जेमी की तरह ही एक छोटा लड़का था, लेकिन बाद में पता चला कि उसका बाप उसके साथ कुछ गलत करता था। मगर हम मीशा कहती हैं कि यहाँ ऐसा कुछ केस नहीं लगता, स्कूल खुलने में काफी समय लगेगा और नर्स भी कुछ समय के बाद ही आएगी। तो डिटेक्टिव टहलने के लिए निकलने लगता है।
लेकिन तभी नर्स पुलिस स्टेशन पहुंचती है। डिटेक्टिव अपनी पत्नी से बात करता है, पूछता है कि एडमम स्कूल जाएगा या नहीं, यह मुझे बाद में बता देना। नर्स आकर जेमी से सवाल जवाब करने लगती है और वह उसके जवाब को सुनकर उसे कहती है कि तुम काफी समझदार बच्चे हो, क्या तुम उससे कुछ पूछना चाहते हो? मगर जेमी कुछ नहीं पूछना चाहता तो नर्स वहां से चली जाती है। उसके पापा एडी उसे समझाते हैं कि जेमी को कुछ खा लेना चाहिए, मगर जेमी तो बस रोने लगता है और वह अपने पापा से कहता है कि आपको तो मुझ पर भरोसा है कि मैंने कुछ नहीं किया। उसके पापा कहते हैं तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुमने कुछ नहीं किया। फिर एडी बाहर चला आता है और अब आखिरकार जब लॉयर पहुंच जाते हैं तो पहले वह जाते हैं मिस्टर एंड मिसेस मिलर से मिलने के लिए। लॉयर का नाम है पॉल पेरेंट्स। बताने लगते हैं कि पुलिस ने उनके घर को तहस नहस कर दिया, पूरी तरह से उजाड़ दिया है। तो वकील कहता है कि ऐसे संगीन जुर्म में पुलिस अक्सर ऐसा ही करती है, लेकिन देखना पड़ेगा कि यह जायज है या नहीं। वह पूछते हैं कि जेमी कैसा है, तो एडी बताते हैं कि वह काफी डरा हुआ है और उसने मुझे सपोर्टिंग एडल्ट चुना है। इसके बाद पॉल इंटेरोगेशन रूम में जाता है जहां वह दोनों डिटेक्टिव से मिलता है और वह दोनों डिटेक्टिव्स पॉल को केस के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं कि घटना कल रात 10:13 पर हुई और अरेस्ट हुए 25 हो चुके हैं। लॉयर सवाल जवाब करने लगता है, पूछता है कि जेमी ने खाना खाया कि नहीं या फिर वह फिट है या नहीं। तो डिटेक्टिव बताती है कि नर्स ने टेस्ट लिया है और वो बिल्कुल फिट है। डिटेक्टिव लॉयर को ज्यादा कुछ नहीं बताते और वे लोग चले जाते हैं। सार्जेंट एडी को बुलाते हैं और कहते हैं कि जेमी के कुछ सैंपल्स लिए जाएंगे, इसलिए मिस्टर मिलर को उनके बेटे के साथ ही रहना होगा। जेमी को रूम में बुलाया जाता है और उसकी तस्वीर खींची जाती है। फिर आखिर में पॉल अपने क्लाइंट मतलब कि जेमी से मिलता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद नर्स जेमी के मुंह से सैंपल लेती है और उसके बाद उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता है। उसके बाद उसका ब्लड सैंपल नर्स लेने वाली थी, लेकिन जेमी को तो सुई से डर लगता है, जिस पर पुलिस उसे समझाने लगती है कि उसका ब्लड सैंपल लेना अब जरूरी है, वरना उसके खिलाफ ये सारी चीजें यूज किया जा सकता है। आखिर में जेमी मान जाता है और उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। इसके बाद ऑफिसर बोलते हैं कि जेमी को उसके कपड़े उतारने होंगे, जिस पर उसके डैड एडी ऑफिसर से कहने लगते हैं कि ऐसा करना जरूरी है क्या? मगर ऑफिसर कहते हैं कि यह करना पड़ेगा, लड़का मर्डर के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। उसके लेफ्ट आर्म में स्क्रैच के मार्क्स हैं, हो सकता है कि शरीर में और भी मार्क्स हों। आखिर में जेमी इसके लिए तैयार हो जाता है और पुलिस उसकी बॉडी को अच्छे से चेक करती है, जिसके बाद पुलिस उसके कपड़े को ले लेती है और उसे दूसरा कपड़ा पहनने को दिया जाता है। लॉयर से बात करने के लिए जेमी और उसके डैड दूसरे कमरे में आते हैं। पॉल उसे सीधा सवाल पूछता है, क्या उसने मर्डर किया? जेमी कहता है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पॉल उसे समझाते हैं कि अगर तुमसे कोई भी ऐसे सवाल पूछे तो तुम जवाब देना, नो कमेंट्स और कुछ भी मत बोलना। वकील पूछता है, कल रात तुम कहाँ थे? जेमी कहता है नो कमेंट्स। लॉयर कहता है बिल्कुल ऐसे ही जवाब देना। लॉयर बाहर आता है तो एडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका बेटा ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं कर सकता। पॉल उसे समझाता है कि हमें मुश्किल सवालों का सामना करना तो पड़ेगा और पुलिस के पास जरूर कोई ठोस सबूत है, वरना वह लोग इस तरह से ब्लड सैंपल नहीं मांगते, ना ही वह लोग आपके घर में ऐसे घुसते। एडी अपने बेटे के पास आता है और कहता है कि तुमने कल जो कुछ भी किया मुझे बस सच बता दो, क्या तुमने मर्डर किया? जेमी कहता है नहीं। इसके बाद सभी लोग इंटरोगेशन रूम में आते हैं, जहां के दोनों डिटेक्टिव्स भी होते हैं और लॉयर भी था, और इस इंटरोगेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा था ऑडियो और वीडियो दोनों। पहले डिटेक्टिव जेमी को उसका राइट्स याद दिलाते हैं और उसे सवाल पूछते हैं कि आखिर वह कल रात कहाँ था और उसने क्या क्या किया। जेमी बस कहता है नो कमेंट्स। ये सुनकर डिटेक्टिव कहते हैं कि ऐसे ही नो कमेंट्स बोलते रहोगे, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। फिर वह जेमी के स्कूल रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि तुम पढ़ाई में काफी अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे टीचर से ऐसा सुनने को मिला कि 1 साल से तुम्हारे बर्ताव में थोड़ा बहुत बदलाव आया था। ये बदलाव क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? जेमी कहता है मुझे नहीं पता। डिटेक्टिव उसका इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाते हैं
कहते हैं कि मुझे तुम्हारे सेक्सुअल लाइफ के बारे में जानना है, तुमने इस मॉडल के फोटो को रीपोस्ट किया था। जेमी कहता है मुझे इस मॉडल के कपड़े अच्छे लगे। मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन जेमी ने अपना अकाउंट में काफी सारे मॉडल्स के फोटोज रीपोस्ट किए होते हैं और उसमें कई सारे भद्दे कमेंट्स भी किए थे। मेन डिटेक्टिव उससे पूछते हैं कि औरतों को देखकर ना तुम्हें कैसा लगता है, क्या ये मॉडल तुम्हें अट्रैक्टिव लगती है? जेमी कहता है ये हाँ। डिटेक्टिव पूछते हैं स्कूल में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो कहता है नहीं। डिटेक्टिव उसे एक और फोटो दिखाते हैं, पूछते हैं तुम्हारे साथ ये लड़के कौन हैं? हिचकिचाते हुए जेमी बता देता है कि ये सारे उसके दोस्त हैं, टॉमी और रायन। वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है। डिटेक्टिव पूछते हैं तो कल रात तुम लोग कहाँ घूम रहे थे? जेमी कहता है नो कमेंट्स, और वे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। डिटेक्टिव उसे एक जूते का फोटो दिखाते हैं, कहते हैं शायद ये तुम्हारा ही जूता है जो हमें क्राइम सीन पर मिला, क्या तुम इसे पहचानते हो? वह कहता है शायद यह तो मेरा ही जूता है। मीशा पूछती है क्या तुम केटी लेनार्ड नाम की लड़की को पहचानते हो? क्या ये तुम्हारी दोस्त नहीं है? लेकिन तुम दोनों तो कई क्लासेस में एक साथ पढ़ते हो। जेमी कहता है कि वह इस लड़की को पहचानता है। मीशा पूछती है क्या वह तुम्हारी दोस्त है? वह कहता है मुझे नहीं पता। मी पूछती है केटी अक्सर तुम्हारे इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट करती थी, तो हो सकता है वह तुम्हारी दोस्त हो। डिटेक्टिव पूछती है क्या वह लड़की तुम्हें अच्छी लगती थी? जेमी कहता है नहीं, हम दोनों तो दोस्त भी नहीं थे। डिटेक्टिव पूछती है कि केटी के पेरेंट्स ने कहा कि वह कल रात 8:30 पर घर से बाहर निकली थी, क्या वह तुमसे मिलने के लिए आ रही थी? जेमी कहता है मैंने कहा वह मेरी दोस्त नहीं है। डिटेक्टिव बताते हैं कि उन्हें केटी की डेड बॉडी मिली। रात 10:30 पर एक कार पार्क के पास में पैरामेडिक्स ने बताया कि लड़की का मर्डर 1 घंटे पहले हुआ होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 9:30 से 10:30 के बीच केटी का मर्डर हुआ होगा। और उसी वक्त जेमी तुम कहां थे? जेमी कहता है मुझे नहीं पता। डिटेक्टिव उसे पूछते हैं क्या तुमने उस लड़की को मारा? जेमी कहता है मैंने किसी को नहीं मारा। डिटेक्टिव बताते हैं कि उस लड़की को 7 बार स्टेप किया गया था, उसके चेस्ट पर, उसके जांघ पर, गले पर, हाथ पर। डिटेक्टिव सीसीटीवी फुटेज की बात करने लगते हैं, लेकिन दिखाने से पहले ही वकील कहता है कि हमें फिलहाल ब्रेक लेने की जरूरत है। आरडी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरे बेटे ने कहा कि वह लड़की को नहीं पहचानता। डिटेक्टिव जेमी को सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें कि जेमी नजर आ रहा था और उसने वही जूता पहना हुआ था जिसका फोटो उन्हें मिला, और उसमें टॉमी और रायन भी थे। पर अपने दोस्तों से अलग होने के बाद जेमी रात 10 बजे तक यहां वहां घूम रहा था, लेकिन तभी उसी जगह पर केटी आ जाती है और फुटेज देखने पर ऐसा लगता है जैसे जेमी केटी को फॉलो कर रहा था। जेमी सवाल को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन डिटेक्टिव उसे समझाते हैं कि तुम लंबे समय तक बचने नहीं वाले, आज नहीं तो कल तुम्हें बताना पड़ेगा। इसके बाद डिटेक्टिव अपने लैपटॉप पर फुटेज चलाते हैं जिसमें कि जेमी और केटी के बीच में पार्क में झगड़ा हुआ था। फुटेज में देखते हैं कि जेमी केटी पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर मिस्टर मिलर मतलब एडी हैरान हो गए थे। डिटेक्टिव को भी यही लगता है कि कल रात जेमी ने जरूर अपने कपड़े फेंक दिए होंगे, मगर अपने जूते नहीं फेंके क्योंकि जूते महंगे थे। और यह सुनकर जेमी बस रोते रहता है क्योंकि उसका पोल जो खुल गया था। डिटेक्टिव उसे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम केटी के मॉम से माफी नहीं मांगोगे? तुम्हें पता है कि उनका क्या हाल हुआ है, तुम एक बार उनसे सॉरी नहीं बोलोगे? अब आखिर में इंटरव्यू खत्म होता है और डिटेक्टिव और लॉयर के जाने के बाद जेमी अपने पापा से कहने लगता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मगर अब तो एडी को भी अपने बेटे पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह अपने बेटे से पूछने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और वह अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगता है। इसके बाद हमें तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है स्कूल के बाहर में। उसी लड़की जिसका मर्डर हो गया है केटी, उसका मेमोरियल बना हुआ था और सामने खड़े हुए थे वह दोनों डिटेक्टिव्स। इसके बाद वहां पर स्कूल में काम करने वाली स्टाफ मिसेस फेनुमोर आती है और वह दोनों डिटेक्टिव से मिलती है और उन्हें बताती है कि स्कूल अभी स्टार्ट हुआ है तो स्टूडेंट्स को इस लड़की के डेथ के बारे में पता नहीं है।
फिर वह उन दोनों को अंदर लेकर जाती है और एक स्टूडेंट रायन डिटेक्टिव को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वह अपने दोस्त टॉमी को जाकर बताने लगता है कि उसे बहुत डर लग रहा है कि पुलिस यहां पर आ गई है। टॉमी भी डरा हुआ है और वह लोग अपने दोस्त जेमी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे वह लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उन्हें लगता है कि शायद इस लड़की को जेमी ने ही मारा है। स्कूल के कैफेट एरिया में हम एडमम को देखते हैं, जो कि डिटेक्टिव का बेटा है, जिसे स्कूल में सभी लोग परेशान करते हैं। वह अपने पापा का मैसेज पढ़ता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे स्कूल आना पड़ा, मगर वह अपने बेटे को परेशान नहीं करेगा। स्कूल के स्टाफ एक दूसरे से बातें करते हैं क्योंकि वह सभी भी काफी चिंता में थे। लोग स्कूल पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यह स्कूल सेफ है या नहीं, और इस वारदात का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। खैर, इधर ऑफिस में आने के बाद दोनों डिटेक्टिव जेड नाम के लड़की से पूछताछ करते हैं। डिटेक्टिव अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसे अपना कार्ड देने लगते हैं, लेकिन वह लड़की उसका कार्ड वापस लौटा देती है और कहती है कि इतने फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। वह सभी लोग जेमी के बारे में बात करते हैं, जो कि मर्डर सस्पेक्ट है। फिलहाल उन्हें अभी तक मर्डर वेपन नहीं मिला, और वह लोग जेड से पूछते हैं कि आखिर जेमी ऐसा क्यों करेगा, और पूछते हैं क्या वो लड़की जिसका मर्डर हो गया केटी, क्या वो तुम्हारी दोस्त थी। जेड कहती है कि वह उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। डिटेक्टिव पूछती है केटी का उसके क्लासमेट के साथ कैसा बनता था, खासकर लड़कों के साथ, स्पेशली जेमी। तो जेड कहती है कि वह तो जेमी के आसपास भी नहीं भटकती थी, मगर डिटेक्टिव बोलती है कि इंस्टाग्राम पोस्ट तो कुछ और ही बताते हैं। शायद दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, जिससे कि जेड भड़कने लगती है और गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। इसके बाद वे दोनों डिटेक्टिव्स जाते हैं क्लास 8G में, जहां के जेमी पढ़ता है। डिटेक्टिव स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उनके स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की का मर्डर हो गया है, जिसमें कि एक स्टूडेंट मजाक में कहने लगता है कि ये तो जेमी ने ही किया है। इंस्पेक्टर बताते हैं कि उन लोगों ने जेमी को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी तक मर्डर वेपन नहीं मिला, और वह स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर स्टूडेंट के पास कोई भी जानकारी है तो वह शेयर करें। जाते जाते डिटेक्टिव टीचर मिस्टर मलिक को अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि अगर स्टूडेंट्स को कुछ भी बताना है तो वह अपने टीचर को पहले बताएं। दोनों डिटेक्टिव्स बाहर आते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर उन्हें मर्डर वेपन कहां मिलेगा, और उन्हें यह भी पता लगाना होगा कि आखिर इस मर्डर के पीछे का मोटिव क्या था। डिटेक्टिव लूक ये भी सोचते हैं कि आखिर जेड इतने गुस्से में थी क्यों। उसे लगता है कि शायद वह यह दिखाना चाहती थी कि केटी जेमी को पसंद नहीं करती थी। फेनमोर आकर उनको दूसरे क्लास की तरफ ले जाती है और बताने लगती है कि क्लास 5 तक वह खुद केटी को पढ़ाया करती थी और वह पढ़ाई में काफी अच्छी भी थी, और उसे भी बहुत दुख है कि उसके साथ ये कुछ हो गया। उसके बाद वह लोग जाते हैं क्लास 10G में, जिस क्लास में डिटेक्टिव का बेटा एडमम भी पढ़ता है। टीचर जब स्टूडेंट्स को ये बात बताते हैं कि डिटेक्टिव एडमम के पापा हैं, तो एक लड़का फ्रेडो एडमम का मजाक उड़ाने लगता है और टीचर उस पर बहुत चिल्लाते हैं। डिटेक्टिव स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कल रात एक हादसा हुआ था जिसमें कि एक स्टूडेंट की जान चली गई, लेकिन इससे पहले वो कुछ आगे बोलता बेल बज जाता है और यह इमरजेंसी अलार्म था, जिससे सभी लोग घबरा गए थे और टीचर्स सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड में जाने को बोलते हैं। फेनोमोर को लगता है कि यह जरूर फॉल्स अलार्म होगा, मगर यहाँ के बच्चे बहुत शरारती हैं तो रिस्क नहीं लिया जा सकता। जब सभी लोग नीचे ग्राउंड में आते हैं तो डिटेक्टिव मिस्टर मलिक से बात करते हैं और उसे पूछते हैं क्या जेमी अच्छा स्टूडेंट था। तो मिस्टर मलिक कहने लगते हैं कि मैंने सिर्फ उसे क्लास में ही देखा है, मैं ज्यादा जेमी के बारे में नहीं जानता। फिर वह वहां से चला जाता है। सारे स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होते हैं और जेड रायन को देखते ही उस पर हमला कर देती है और उसे बिना डिटर्जेंट के धो डालती है और कहती है कि तूने मेरे दोस्त को मार डाला। टीचर आकर जेड को दूर करती है और बाकी लड़के रायन का मजाक उड़ाते हैं कि वह एक लड़की से पिट गया। कुछ मिनट के बाद स्टूडेंट्स को उनके क्लास में भेज दिया जाता है और दोनों डिटेक्टिव्स जाते हैं
रायन से पूछताछ करने, जो कि फिलहाल नर्स के साथ होता है जो उसके चोट की देखभाल कर रही थी। रायन को थोड़ा अच्छा महसूस कराने के लिए डिटेक्टिव उसे अपने बचपन की बातें शेयर करने लगते हैं, जिससे कि रायन डिटेक्टिव के साथ थोड़ा सेफ फील कर पाए और थोड़ा खुल पाए। जिसके बाद डिटेक्टिव रायन से हादसे वाली रात के बारे में पूछते हैं और वह बस जानना चाहते हैं कि आखिर जेमी का इरादा क्या था, उसका मोटिव क्या था। पूछते हैं, क्या तुम जेमी और केटी के बारे में कुछ जानते हो, कुछ बताना चाहोगे? रायन कहता है कि मैं उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। जब डिटेक्टिव मर्डर वेपन के बारे में पूछते हैं तो रायन जल्दी से उठकर वहां से चला जाता है। टीचर जेड से बात करती है, कहती है कि उसकी मां को बुलाया गया है। आज उसने जो कुछ भी किया उसके वजह से, जिसे सुनकर जेड गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह अपनी मां से उतनी क्लोज नहीं है। टीचर उसे कहती है कि मैंने कहा था तुम्हें आज स्कूल नहीं आना चाहिए। जेड कहती है तो फिर मैं कहां जाऊं, क्योंकि केटी ही वह थी जो मुझे समझती थी। अब वह नहीं है तो मैं कहां जाऊं? अगर वह होती तो मैं उसके घर चली जाती। टीचर कहती है तुम अभी भी जा सकती हो, उसके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। पर अब जेड को डर लगने लगता है कि कहीं पुलिस उसके घर ना जाए, क्योंकि उसने रायन पर हाथ उठाया। टीचर उसे समझाती है कि मुझे पता है तुम गुस्से में हो, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन जो कुछ भी हुआ तुम्हारी दोस्त के साथ, क्या उसमें सच में रायन का हाथ है? जेड रोने लगती है, ये कहते हुए कि वह सिर्फ केटी ही थी जो उसे समझती थी, और अब जब उसकी दोस्त नहीं है तो उसे समझने वाला कोई नहीं, और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ जाए। जब टीचर उसकी भलाई के लिए कहती है कि तुम्हारे लिए एक साइकेट्रिस्ट आने वाला है, तो जेड गुस्से में बाहर चली जाती है और डिटेक्टिव अपने बेटे को बाहर घूमते हुए देखता है तो उसे पूछता है कि आखिर तुम बाहर क्या कर रहे हो? तो एडमम कहता है कि मैं आपसे प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ। फेनोमोर उन्हें एक खाली रूम में ले जाती है जहाँ डिटेक्टिव और एडमम एक दूसरे से बात करते हैं। एडमम अपने पापा को केटी का इंस्टा दिखाता है जिसमें केटी ने डायनामाइट वर्ड लिखा था, जिसका हम असली मतलब कुछ और होता है, और एक वर्ड था रेड पिल जिसका मतलब है सच्चाई देखना। फिर वह मैनोस्फीयर के बारे में बताने लगता है, लेकिन ये सब कुछ डिटेक्टिव को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर एडमम क्या बात कर रहा है और वह क्या बोलना चाहता है। एडमम खुल के बताता है कि कमेंट में केटी जेमी को नल्ला कह रही थी क्योंकि जेमी कभी किसी लड़की को पटा नहीं पाया, वह उसकी बेइज्जती कर रही थी कमेंट्स में। और जितने भी लाइक्स केटी को मिले हैं, मतलब ये है कि लोग केटी के बात से सहमत हैं। डिटेक्टिव को यह सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। एडमम परेशान होकर जाने लगता है, लेकिन डिटेक्टिव उसे कहते हैं रुकने के लिए और वह माफी मांगते हैं क्योंकि उसे ये सब समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। एडमम पूछता है, क्या आप मॉम को हार्ट टेक्स्ट करते हैं? डिटेक्टिव कहते हैं हाँ वो तो मैं करता हूँ। एडमम अपने पापा को बताने लगता है कि हर एक कलर के हर्ट्स का मतलब कुछ और होता है, हर सिंबल का मतलब कुछ होता है, हर एक इमोजीज का कुछ मतलब होता है। ये सब सुनकर डिटेक्टिव को यह समझ आ जाता है कि असली में केटी जेमी को बुली कर रही थी। वह अपने बेटे से पूछता है, क्या ये इंस्टाग्राम से तुम भी अफेक्ट होते हो? एडम सवाल टालने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव अपने बेटे को थैंक यू कहता है, ये सारी बात खुलकर बताने के लिए, जिसके बाद एडम वहां से चला जाता है। डिटेक्टिव बाहर आकर अपने पार्टनर को बताता है कि उन लोगों से समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई। असल में केटी जेमी को बुली करती थी। यह सुनते ही फेनोमोर भी कहने लगती है कि असल में बच्चे लोग ऐसा ही कर रहे थे। डिटेक्टिव्स जाने वाले थे, लेकिन जाने से पहले वह टीचर को थैंक यू कहते हैं हेल्प करने के लिए। अब केस पूरी तरह से घूम चुका था तो डिटेक्टिव भी और ज्यादा परेशान हो गए थे, यहां तक कि स्कूल में आकर उनका दिमाग भी खराब हो गया था और सोचने लगते हैं कि आखिर स्कूल भेजकर बच्चे लोग कुछ नया सीख भी रहे हैं या नहीं, या यहां वह तमाशा करने के लिए आते हैं। मीशा बताने लगती है कि उसका भी स्कूल बिल्कुल ऐसा ही हुआ करता था। सभी स्कूल ऐसे ही होते हैं, मगर कुछ टीचर होते हैं जो अच्छे होते हैं। अब स्कूल के माहौल को देखने के बाद डिटेक्टिव मी से पूछते हैं कि तुम्हें बच्चा चाहिए कि नहीं? मी कहती है आज से पहले
तो कभी यह सवाल तुमने पूछा नहीं, और वैसे भी मुझे बच्चे नहीं चाहिए। लूक बताने लगता है कि उसे भी बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन जब वह डैड बन गया तो उसे लगा कि वह अच्छा डैड नहीं बन सकता। मी कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम अच्छे डैड हो। डिटेक्टिव उसे बोलते हैं कि तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, तुम यहां आई क्यों? मी कहती है, जुर्म के बाद मुजरिम ही हमेशा सुर्खियों में रहता है। हर कोई जेमी के बारे में ही बातें कर रहा है और यही देखकर मुझे गुस्सा आता है। मगर डिटेक्टिव उसे समझाते हैं कि हम यहाँ पर केटी के वजह से आए हैं ताकि हम उसके पेरेंट्स को जवाब दे सकें। फिर वो मीशा से कहता है, तुम स्टेशन जाओ, मुझे रायन से बात करनी है। मुझे पता है वह कुछ छुपा रहा है, मगर मी डिटेक्टिव के साथ ही रहती है। फिर जैसे ही वह लोग रायन के क्लास में जाते हैं, डिटेक्टिव्स को देखकर रायन खिड़की से भाग निकलता है। वह स्कूल से भाग जाता है, लेकिन डिटेक्टिव रायन को पकड़ ही लेते हैं और उसे पूछते हैं कि केटी जेमी को नल्ला क्यों बुला रही थी, आखिर इसका क्या मतलब है। रायन जवाब नहीं देता। डिटेक्टिव उसे पूछता है, क्या तुमने ही जेमी को चाकू दिया था? आखिर में रायन मान लेता है कि उसी ने जेमी को चाकू दिया था, लेकिन वह चाहता था कि जेमी केटी को डराए, ना कि उसे मार डाले। डिटेक्टिव उसे पूछता है, चाकू कहाँ है रायन? मुझे नहीं पता। रायन को भी मर्डर के साजिश के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। डिटेक्टिव मी से कहता है, हमें जो चाहिए वह मिल गया, जेमी पर चार्जेस लगाओ। इसके बाद डिटेक्टिव अपने बेटे एडमम से मिलता है और कहता है कि क्या हम दोनों एक साथ खाना खाने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यह केस अब कुछ समय में खत्म होने वाला है। थोड़ा सा फ्री टाइम भी है, तो मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूं। एडमम मान जाता है क्योंकि उसे भी भूख लगी हुई थी। अब यहां देखते हैं कि बाप बेटे की बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है। स्कूल से थोड़े ही दूर जहां के केटी का मर्डर हुआ था, वहां पर मेमोरियल भी बना हुआ था। एडी मतलब कि जेमी के पापा वहां पहुंचते हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए केटी के सामने फ्लावर्स रखते हैं। अब कहानी जाती है 7 महीनों के बाद, जहां हम एक थेरेपिस्ट ब्रायोनी को देखते हैं जो कि जेमी की थेरेपिस्ट है, और वह उसी से मिलने के लिए ट्रेनिंग सेंटर आती है। वह एक गार्ड से मिलती है जो कि सीसीटीवी सर्वेलेंस रूम में काम करता है, और वह उसे पूछती है, मैंने सुना है जेमी का किसी से कल झगड़ा हुआ था, मुझे वह फुटेज देखना है। गार्ड कहने लगता है, वैसे तो वो लड़का काफी शांत है, लेकिन पता नहीं कल उसे क्या हो गया था। वह लड़ाई वाला फुटेज देखती है, लेकिन यह देखकर ब्रायोनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़ाई क्यों हुई होगी। यह जानकर गार्ड कहने लगता है कि तुम यहां 5वीं बार आ रही हो, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम आखिर रिपोर्ट में क्या लिखोगी। पहले वाले साइकोलॉजिस्ट ने तो 3 बार में ही विजिट करके रिपोर्ट बनवा दिया था। ब्रायनी गुस्से में कहती है कि मुझे नहीं जानना कि पहले वाले साइकोलॉजिस्ट ने क्या समझा और उसने क्या देखा, मुझे नहीं जानना। जल्दबाजी के बजाय सही असेसमेंट करना यह ज्यादा जरूरी है, भले इसमें कितना ही वक्त लगे। फिर वह जाती है जेमी से मिलने के लिए, और उससे पहले वह जेमी के लिए हॉट चॉकलेट लेती है जिसमें वह थोड़े मार्शमैलोज मिला देती है जो कि जेमी को पसंद है। फिर वह अंदर जाकर जेमी से मिलती है और वह उसके लिए हॉट चॉकलेट लेकर आई थी, जिसे देखकर जेमी काफी खुश हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर वो जेमी के लिए सैंडविच भी लेकर आई थी। जेमी पूछता है, क्या यह तुमने बनाया? ब्रायोनी कहती है, हाँ ये मैंने बनाया। वो उसे पूछती है, आज तुम काफी खिले खिले लग रहे हो। जेमी कहता है कि तुम दादी मां की तरह क्यों बात कर रही हो। ब्रायनी उसे पूछती है, क्या तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हो? वह कहता है, नहीं अभी तो बहुत समय भी हो गया। फिर वह लोग थोड़ा हंसी जाक करते हैं और ब्रायनी उसे सैंडविच खाने के लिए बोलती है, मगर जेमी कहता है कि इसमें जो पिकल आपने मिलाया है वह मुझे नहीं पसंद। इसके बाद ब्रायनी उसे पूछने लगती है कि क्या उसके दादाजी और डैड एक जैसे हैं। वह जवाब देता है, हाँ वह दोनों ही मर्द हैं। फिर वह बताने लगता है कि वह अपने दादाजी के साथ कितना वक्त बिताता था, उसे काफी मजा भी आता था और वह मजाकिया तौर पर बातें भी कर रहा था और काफी हंस भी रहा था, जिस पर अब ब्रायोनी भी हंस रही थी।
जेमी कहने लगता है कि वह यहाँ बैठकर बकवास कर रही है और वह यह सारी बातें कर रही है, जरूर ये कोई ट्रिक है। और वह क्लियरली कहता है कि मेरे डैड में कोई कमी नहीं है, वह अच्छे आदमी हैं, इसलिए उनके बारे में बात मत करो। फिर वह उससे रिपोर्ट मांगने लगता है, कहता है मुझे पढ़ना है, आपने मेरे बारे में रिपोर्ट में क्या लिखा है? ब्राउनी कहती है कि वह ऐसे रिपोर्ट शेयर नहीं कर सकती, वह यहाँ पर जेमी के लिए नहीं बल्कि इंडिपेंडेंटली काम करने आई है। फिर वह जो कल झगड़ा हुआ उसके बारे में पूछने लगती है तो जेमी कहता है कि उस दूसरे लड़के ने मुझे पहले मारा और यह कोई झगड़ा नहीं था, वैसे भी ज्यादा कुछ तो हुआ भी नहीं। ब्रायोनी फिर उसे पूछने लगती है कि मर्दाना होना क्या होता है? जेमी कहता है मुझे नहीं पता। ब्रायोनी उसे कहती है इसीलिए मैंने तुमसे तुम्हारे डैड और तुम्हारे दादाजी के बारे में बात कर रही थी, ताकि यह कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा रियल लगे और तुम जवाब दे पाओ। जेमी अपने डैड के बारे में बात करता है, कहता है कि उसके डैड उस पर काफी गुस्सा करते थे, लेकिन वह गुस्सा नॉर्मल ही होता था, बहुत ज्यादा नहीं। वह पूछती है कि तुम्हारे डैड फ्री टाइम में क्या करते हैं? जेमी कहता है कि उसके डैड स्पोर्ट्स देखते हैं, लेकिन जेमी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था, वह तो अपने फिजिकल एजुकेशन वाले क्लास में बचने के लिए बहाना देता था। वह आगे बताता है कि वह अपने डैड के साथ फुटबॉल खेलने जाता था, लेकिन जब भी उससे गलती होती थी तो उसके पिता उसे मुंह फेर लेते थे, जैसे कि वो जेमी के गलती को इग्नोर कर रहे थे। ब्रायोनी पूछती है कि तुम किस चीज में अच्छे हो? जेमी कहता है कि मैंने यह कभी सोचा ही नहीं। जेमी उसे पूछता है कि आप मुझे यहाँ से निकाल सकती हैं? ब्रायोनी कहती है ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे लिए सिक्योर जगह है। अब ये सब सुनकर जेमी धीरे धीरे गुस्सा होने लगता है और वह खड़े होकर उस पर चिल्लाने लगता है। ब्रायोनी उसे समझाती है, कहती है बैठ जाओ और उसे शांत होने को बोलती है, मगर जेमी ब्रायोनी पर गुस्से में चिल्लाता है और उसे चिल्लाकर कहता है कि आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। चिल्लाने की आवाज सुनकर गार्ड अंदर आ जाता है और जेमी चिल्लाने को लेकर माफी मांगता है। ब्रायोनी यह सबसे सहम चुकी थी और वह बाहर चली जाती है और गार्ड से कहती है कि मुझे अभी अंदर जो भी हुआ उसका फुटेज देखना है। वह कमरे के अंदर वाला फुटेज देखती है और गार्ड उसे पूछता है कि तुम ये क्यों देख रही हो? क्या तुम उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रही हो? गार्ड ब्रायोनी का दिमाग खाने लगता है, इसीलिए वह वहां से चली जाती है। वह फिर से जेमी से मिलती है और उसे कहती है कि मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूं और मैं तुम्हें यहां फंसाने के लिए नहीं आई हूं, मैं बस तुम्हें समझने के लिए आई हूं। वो फिर से अल्फा मैस्कुलिनिटी के बारे में बात करती है, पूछती है कि आखिर अल्फा मेल औरतों के बारे में क्या सोचते हैं। इन सारे क्वेश्चन से जेमी परेशान हो गया था। ब्रावनी पूछती है कि तुम्हारे डैड की कोई दोस्त है जो फीमेल है? वह कहता है नहीं, उसके डैड के बहुत कम दोस्त हैं। ब्रायोनी जेमी से पूछती है क्या जेमी की कोई गर्लफ्रेंड है? जेमी कहता है नहीं। फिर वह उससे पूछने लगती है कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होती तो तुम उसे कहाँ घुमाने के लिए ले जाते, और उसे थोड़े बहुत इंटीमेट क्वेश्चंस पूछती है जिस पर जेमी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होता है, लेकिन वह जवाब देता है और आगे कहता है कि वह लड़कियों के साथ पहले भी किसिंग और टचिंग कर चुका है। फिर वह बाद में बताता है कि वह अपने 2 फीमेल क्लासमेट्स के टॉपलेस फोटो भी उसने देखा है, जो कि सारे क्लास वालों ने देखा। ब्रानी पूछती है क्या केटी? उन 2 लड़कियों में से एक थी जेमी। भड़क जाता है और कहता है आपको ये कैसे पता? ब्रायोनी उसे पूछती है क्या तुम केटी की तरफ अट्रैक्टेड फील करते थे? वह कहता है नहीं, वह मेरे टाइप की नहीं थी। ब्रायोनी पूछती है क्या औरतें तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं? जेमी कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो बदसूरत हूं। ब्रायोनी पूछती है आखिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो वह थेरेपिस्ट से पूछता है कि वह खुद के बारे में क्या सोचती है, क्या ब्रायोनी बदसूरत है? और वह उल्टा कहने लगता है कि आपसे अच्छे तो पहले वाले साइकेट्रिस्ट थे, और वह खड़े होकर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ब्रायोनी उसे यहां पर फंसाने के लिए आई है। गार्ड उसे शांत रहने को बोलता है तो जेमी ब्रायोनी के एकदम करीब चला जाता है
जिससे कि वह भी एकदम डरने लगती है। जेमी के बैठने के बाद वह उसे उसके दोस्तों के बारे में बात करती है, रायन और टॉमी के बारे में पूछती है कि क्या तुम तीनों को स्कूल में बुली किया जाता था और दूसरे बच्चे जेमी को धक्का देते थे और उस पर थूकते थे। फिर वह जेमी के इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में पूछती है, जिसमें जेमी काफी सारे मॉडल्स को फॉलो करता है, और वह उसे पूछती है कि तुम चाहते थे कि लोग तुम्हारे फोटोज को देखें और इसीलिए तुमने अपने फोटोज अपलोड किए हैं लोगों को ये दिखाने के लिए कि तुम अपने लाइफ में कितने खुश हो, तुम्हारे और नए फ्रेंड्स बने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स हो। जेमी कहता है ऐसा नहीं है, ये सब बकवास है। फिर ब्रायोनी उसे दिखाती है कि केटी ने जेमी के फेसबुक वाले फोटो में कमेंट किया है जिसमें के इमोजीज भी है। जेमी करेक्ट करके बोलता है फेसबुक नहीं इंस्टाग्राम, और वह बड़े ही डरावने शक्ल बनाकर उसे देखने लगता है और कहता है कि आप कंफ्यूज हो रही हैं क्या? क्या आपको मुझसे डर लग रहा है? टेंशन में लग रही हो क्या? आप 13 साल के लड़के से डर रही हैं। ब्रायनी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और वह उससे पूछती है कि इन इमोजीज का मतलब क्या है। जेमी कहता है कि केटी इन इमोजीज के जरिए उसे नामर्द बुला रही थी। बहुत लोगों ने उसके कमेंट्स को लाइक भी किया। जेमी कहता है कि केटी हमेशा उसका मजाक उड़ाती है। ब्राउनी पूछती है इस बारे में तुमने कभी केटी से बात किया? जेमी कहता है मैंने बात तो किया, लेकिन वह मेरा मजाक उड़ा के चली गई। और वह कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, आपने वह वीडियो तो देखा, और वे वीडियो फेक था। आजकल तो ऐसे फेक वीडियोस बनाए जा सकते हैं। वो आगे बताता है कि जब केटी के फोटोज लीक हुए थे तो केटी को बहुत बुरा लगा था, और जेमी ने ही केटी से कहा था कि वह उसके साथ घूमने जाना चाहता है मेले में, ताकि केटी को अच्छा लगे, क्योंकि सभी केटी का उस वक्त मजाक उड़ा रहे थे। ब्राउनी पूछती है इसका मतलब तुम उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसके करीब जाना चाहते थे? जेमी कहता है हाँ, और आगे बताता है कि केटी ने जवाब दिया कि वह उसके साथ घूमने नहीं जाना चाहती, और तभी से केटी ने उसके कमेंट्स में इमोजीज भेजने लगी, जेमी का मजाक उड़ाने लगी। जेमी आगे बताता है कि उसने उस रात केटी को हाथ भी नहीं लगाया था, उसके पास चाकू था, लेकिन उसने केटी को मारा नहीं। ब्रायोनी बस उसकी बातें सुनते रहती हैं, और जेमी आखिरकार सैंडविच खाता है और कहता है कि मैं अब बहुत थक चुका हूं। ब्रायोनी उसे कहती है कि यह हमारा आखिरी सेशन है, और उसके बाद तुम्हें जो भी मेंटल थेरेपी दिया जाएगा तुम्हें वह लेना होगा, ताकि तुम्हें उससे फायदा हो। जेमी घबराने लगता है और कहता है कि कहीं मुझे सजा तो नहीं मिलेगी, और वह कहता है कि क्या आप जज को समझाने की कोशिश करेंगे कि मैंने मर्डर नहीं किया, और आखिर में पूछता है कि क्या मैं आपको पसंद हूं। ब्रायोनी सवाल को टालने की कोशिश करती है, और आखिर में गार्ड्स जेमी को खींचकर वहां से ले जाता है, लेकिन वह चिल्लाते रहता है और खिड़की पीटता है, जिससे कि ब्रायोनी अंदर से हिल जाती है, और आज के सेशन से वे बिल्कुल अंदर से दहल चुकी थी, और वह किसी तरह खुद को संभालती है और अपनी चीजें कलेक्ट करके वहां से चली जाती है। अब कहानी जाती है 13 महीने के बाद, और हम जेमी के पापा एडी को देखते हैं, जो कि अपने घर पर कुछ काम कर रहे थे, और यहाँ पता चलता है कि आज एडी का 50वां जन्मदिन है। उसकी पत्नी अमंडा उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है, और वो उसका फेवरेट डिश बना रही थी। वह दोनों थोड़े रोमांटिक हो रहे थे, और खैर इसके बाद एडी मेल चेक करने लगता है, जो कि उसी के लिए आए होते हैं, और सभी जान पहचान के लोग उसे बर्थडे विश कर रहे थे। तभी वहां पर उनकी बेटी लीजा आती है और उन्हें जल्दी से बाहर चलने को बोलती है, क्योंकि उनके गाड़ी में किसी ने गंदा वर्ड लिख दिया था, और सामने वाली पड़ोसी भी कह रही होती है कि उसने किसी को देखा नहीं। एमेंडा अंदर जाती है पुलिस को कॉल करने के लिए, और ये सबसे लीजा काफी ज्यादा डर गई थी। एमेंडा ऑफिसर को कॉल करती है और उसे बताती है गाड़ी में क्या लिखा हुआ है, और उन्हें कहती है कि पुलिस को आने की जरूरत नहीं, उसके हस्बैंड ये पेंट मिटा देंगे, और जो कुछ भी लिखा हुआ है वह उसका फोटो ऑफिसर को भेज रही है। वह अपनी बेटी से कहती है फोटो खींचकर ऑफिसर को भेज देना। अमेंडा चाहती है कि वह सभी लोग यहां से
अपने माँ के घर लिवरपूल शिफ्ट हो जाएं, जिसे कि एडी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह सभी लोग यहाँ पर काम करते हैं। लीजा यहाँ कॉलेज में पढ़ाई करती है तो वह लोग ऐसे ही यहाँ सब कुछ छोड़कर जा नहीं सकते। वह अपनी पत्नी से कहता है कि हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, बस बात को यहीं खत्म करो। और वह बाहर चला जाता है। गाड़ी साफ करने एल्जा फोटो ऑफिसर को मेल करती है और वह किसी को मैसेज कर रही थी। तो अमंडा उसे पूछने लगती है कि आखिर वह किसे टेक्स्ट कर रही है। लीजा कहती है वह बिल्ली है, मगर वह ज्यादा कुछ नहीं बताती। लीजा परेशान थी। गाड़ी में लिखा हुआ था नॉन्स, जिसका मतलब होता है पेडोफाइल, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जेमी को लोग यह क्यों बुलाएंगे। एडी बाहर से चिल्लाता है कि उसे बड़ा वाला स्पॉन्ज चाहिए जो उसे नहीं मिल रहा। अमेंड बाहर आती है अपने पति की मदद करने, और साबुन और पानी से भी वह दाग नहीं जा रहा था, जिससे कि एडी परेशान होने लगता है। फिर वहां से 2 लड़के गुजरते हैं जो एडी का मजाक उड़ाते हैं, जिससे कि वह गुस्सा हो जाता है। फिर वह अपनी पत्नी को बताता है कि रंग उतर नहीं रहा और अब उसे मार्केट जाना पड़ेगा ताकि वह रंग को साफ करने के लिए कोई जुगाड़ कर पाए। वह अपनी बेटी और पत्नी को भी बोलता है साथ चलने के लिए, क्योंकि वह रिस्क नहीं लेना चाहता। उसके गैर मौजूदगी में कहीं दोनों को कुछ हो ना जाए। और वह अपनी पड़ोसी आइलीन से कह देता है घर पर नजर रखने के लिए, और एडी प्लान बनाने लगता है कि आज वह अपने बर्थडे में क्या क्या करना चाहता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पिक्चर देखने के लिए जाएंगे, और परिवार एक दूसरे के साथ खुश रहने की कोशिश तो कर रहे थे क्योंकि आज एडी का जन्मदिन जो है। और अमेंड आगे अपनी बेटी को बताने लगती है कि वो और एडी स्कूल के समय एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे को डेट कर रहे थे, और वह लोग पहली बार जब डिस्को गए थे वहां डांस करते वक्त एडी गिर गया था और उसका काफी मजाक भी बना था और सभी लोग हंस रहे थे। लीजा गाना चलाती है जिस पर वह लोग झूमने लगते हैं और गाना गाते हैं। खैर इसके बाद वह लोग सुपरमार्केट पहुंचते हैं और एडी क्विंट नाम के लड़के से मिलता है जो बताता है किस तरह रंग को हटाना है, मगर ऐसा करने में बहुत खर्चा होने वाला था। तो एडी उससे कहता है मुझे बस ब्लू पेंट दे दो, मैं काम कर लूंगा। क्विंट आगे बताने लगता है कि मैंने केटी की वह तस्वीरें देखी हैं, मुझे पता है कि आपका बेटा बेकसूर है, इसीलिए उसके लिए कोई अच्छा लॉयर हायर करिएगा। फिर पूरा परिवार सुपरमार्केट से निकलते हैं। तभी एडी को बाहर में वही लड़के दिखाई देते हैं जो कि उसे नॉन्स कहकर चिढ़ा रहे थे। एडी उस लड़के पर हमला कर देता है और उसे धक्के देकर गिरा देता है और कहता है मेरी फैमिली से दूर ही रहना। गुस्से में वह ब्लू पेंट अपने गाड़ी पर बने निशान पर फेंक देता है, जिससे कि पूरा रंग गिर जाता है और दाग भी नहीं मिटता। में गार्ड एडी पर चिल्लाने लगता है जितना भी रंग गिर गया है उसे साफ करने के लिए, लेकिन एडी जिसका दिमाग घूम चुका था वह गार्ड पर ही चिल्लाने लगता है और उसे वापस अंदर जाने को बोलता है। खैर वह परिवार वहां से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें जेमी का कॉल आता है जो अपने पापा को बर्थडे विश करता है। जेमी अपने बारे में बताता है कि वह यहाँ ठीक है और अब सभी लोग उससे अच्छे से बर्ताव भी करते हैं, मगर कुछ लड़के हैं जो उसे परेशान करते हैं, पर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वह आगे बताता है कि ट्रायल शुरू होने की देर नजदीक आ रही है और वह सोच रहा है कि वह कबूल कर लेगा कि उसी ने केटी का मर्डर किया है। इससे पूरा परिवार सुन पड़ जाता है। अमंडा और लीजा जेमी से बात करते हैं कि आखिर वह वहां ठीक है या नहीं, और फिर कुछ मिनट के बाद जेमी कॉल कट कर देता है और कह देता है कि वह अगले हफ्ते इसी समय कॉल करेगा। वह तीनों घर पहुंच जाते हैं और आज जो कुछ भी हुआ और जेमी ने जो कुछ भी बोला उससे लीजा बहुत ज्यादा रोने लगती है। लीजा के जाने के बाद अमेंड भी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। वह खुद को संभाल नहीं पाती और अपने पति से कहती है कि पिक्चर का प्लान हमें कैंसिल कर देना चाहिए। फिर वह दोनों जेमी के बारे में बात करते हैं जिसने जुर्म कबूल करने के बारे में सोच लिया है। अमंडा कहने लगती है मैंने वह वीडियो तो नहीं देखा, वह वीडियो तो तुमने देखा, मुझे पता भी नहीं उस वीडियो में है क्या।
और हमेशा तुम इन बातों को इग्नोर करते हो। वह आगे बताती है कि वह हमेशा जेमी को देखती थी जो अपने कमरे में ही रहता था। वह स्कूल से आकर सीधा अपने कमरे में चला जाता था और रात 1 बजे तक अपने कंप्यूटर में कुछ देखता था। एडी कहता है कि आजकल तो सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, हम करते भी तो क्या पता वह कंप्यूटर में क्या देखता है। अमंडा आगे बताती है कि आज जिस तरह तुम गुस्सा हुए बिल्कुल वैसा ही गुस्सा जेमी के अंदर भी है। एडी पूछता है, क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि उसने मेरे वजह से ऐसा किया? अमेंडा कहती है, बिल्कुल भी नहीं, बस सोचती हूं कभी कभी हमें जेमी को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था, उस पर नजर रखनी चाहिए थी। एडी आगे बताता है कि उसके पापा उसे पहले बहुत मारा करते थे, इसीलिए उसने ठान लिया कि वह अपने बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाएगा और वह अपने पापा से बेहतर इंसान बनेगा। अब वह आगे बताता है कि वह जेमी को फुटबॉल खिलवाने के लिए ले जाता था ताकि जेमी थोड़ा सा स्ट्रांग बने, लेकिन वह फुटबॉल कभी खेल नहीं पाया और लोगों ने जेमी का मजाक भी उड़ाया और मैं बस ये खड़ा होकर देखता रहा और जब लोग उस पर हंसते थे मैं जानता था कि जेमी मेरी तरफ देख रहा था, इसीलिए मैं अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता था। मैं उसे नजरें नहीं मिला सकता। वह दोनों ही सोचते हैं क्या उनसे गलती हुई जेमी को पालने में, क्या उन्हें जेमी पर हमेशा नजर रखना चाहिए था? मगर उन्हें लगता है कि जेमी तो हमेशा अपने कमरे में ही रहता था, तो वह आखिर करता क्या? वो लोग सोचते थे कि जेमी अपने कमरे में सेफ ही होगा। दोनों एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि वह दोनों अच्छे पेरेंट्स थे। एमेंडा अपने पति से कहती है कि जेमी ने तुम्हें सपोर्टिंग एडल्ट चुना क्योंकि उसे भरोसा था कि तुम उसे बचाओगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए। हमें यह मान लेना चाहिए कि हमसे थोड़ी बहुत गलती तो हुई है। एल्जा अंदर आती है तैयार होकर और एडी अपनी बेटी से माफी मांगता है। कहता है कि मैं आज मार्केट में काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। एलिजा कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी गाड़ी अब खराब हो चुकी है और जो भी लिखा हुआ था वह नजर तो आ नहीं रहा। एडी अपनी बेटी से पूछता है, क्या वह ठीक है और उसके दोस्त उसे परेशान तो नहीं करते? लीजा कहती है कि वह ठीक है और पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वह है तो जेमी की बहन ही। पर वह डिसाइड कर लेती है कि वह लोग यहां से कहीं और नहीं जाएंगे, वो लोग यहीं रहेंगे। वह प्लान बनाती है कि वह लोग घर पर ही मूवी देखेंगे, लेकिन उससे पहले वह लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट करने और एडी हिम्मत जुटाकर जेमी के कमरे में जाता है और वह अपने बेटे को याद करके फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि अब परिवार वालों ने भी यह मान लिया है कि उनकी बेटे की असलियत क्या है और उसने क्या किया है, और इस हकीकत को वो लोग बदल नहीं सकते। और इसी के साथ ये शानदार सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।